प्रश्नकर्ता 26 वर्षीय हैं, अर्थशास्त्र में अनुसंधान कर रहे हैं। लिखते हैं कि मैं अर्थशास्त्र विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ। मैं अपने विभाग में मेरी एक सीनियर छात्रा से अनुसंधान के कार्य के दौरान संपर्क में आया। उन्होंने मुझसे सांख्यिकी विषय में मदद ली थी। इसी दौरान मैं उनकी ओर आकर्षित होना शुरू हुआ। इस आकर्षण के कारण मेरी पढ़ाई, मेरा अनुसंधान बाधित हो रहा है और मेरे सहपाठी मुझसे आगे जा रहे हैं, जिससे मेरे अंदर क्रोध तथा ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। यही नहीं, विभाग के सभी लोगों के साथ मेरा व्यवहार भी बिगड़ता जा रहा है। आचार्य जी, मुझे ये बताने की कृपा करें कि कैसे मैं अपने सीनियर से निडरतापूर्वक, बिना आकर्षित हुए बात भी कर सकूं और अपने अनुसंधान पर ध्यान भी दे सकूं। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, और उस दौरान एक सीनियर हैं, तो रिसर्च में जो हेल्प होती है आपस में वही चल रहा था, उसमें ही। सीनियर क्या है? रिसर्च स्कॉलर? हाँ, वो भी रिसर्च स्कॉलर ही हैं। तो उस दौरान ही मैं अट्रैक्ट हुआ, और फिर जब सामने से रिस्पांस नहीं आया तो फिर मुझे एंगर और ये सब चीज़ें क्रिएट हुई, और फिर मैं और परेशान होता चला गया। और फिर वो इस वजह से जो है रिसर्च में भी प्रॉब्लम आए, मतलब पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही उस वजह से। इसमें से ज्यादातर बातें तो तुम खुद ही समझते हो ना? तुम यूनिवर्सिटी क्या करने गए थे? पढ़ने गए। पढ़ लो बेटा। फिर तुम्हें कोई वाकई लाभ दिखता हो तो जो भी कोशिश कर रहे हो उसको आगे बढ़ाओ। तुम्हारी कोशिश सफल भी हो गई तो क्या पाओगे? ये सब आकस्मिक घटनाएं हैं। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो तुम्हारी आंखों के सामने पड़ जाता है, तो इसीलिए बार बार इंद्रियों पर अंकित हो जाता है, मन में उभर आता है। यही 2-4-6 महीना तुम्हारे सामने ना पड़े तो भूल जाओगे, कोई और आकर के उसकी जगह घेर लेगा। और यही व्यक्ति तुम्हारी आंखों के सामने नहीं पड़ा होता तो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं आ गई थी। चल ही रही थी ना जिंदगी, परेशानी तो अब पैदा हुई है, पहले तो चल ही रही थी जैसी भी थी। तो इंद्रियों का खेल है। और इंद्रियों पर अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो तो यही कर लो कि अपने आप को शारीरिक रूप से थोड़ा सा दूर कर लो, कि रोज रोज न देखने को मिले, या जब भी होता है हफ्ते 10 दिन, जितना भी तुम्हें। कुछ ऐसा मामला है क्या कि आसपास साथ साथ ही काम होता है, लगातार दिखाई ही पड़ते रहते हैं? हाँ, तो अब वही है। इधर उधर अगर किसी तरह से स्थानांतरित हो सकते हो, डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफर का कोई प्रोविजन है तो उसका उपयोग कर लो। क्योंकि सामने तो कुछ भी दिखेगा तो हम तो ऐसे हैं कि जैसे केमिकल। अब ये बगल में क्या है? हीटर। और ये क्या है? खंभा। इसे गर्म हो ही जाना है। अब मैं इससे ही उम्मीद तो रख नहीं सकता कि ये जीवन मुक्त हो जाएगा। तो इसका एक ही तरीका है, खंभा उठा करके कहीं और रख दो। या फिर ये जो जड़ पदार्थ है इसको चेतना से संचारित कर दो। वो लंबा काम है। देखो, जड़ पदार्थ से मेरा अर्थ है वो मन जो चलता है रसायनों पर, केमिकल्स पर। या तो मन ऐसा कर लो कि अब वो हार्मोनल नहीं है, केमिकल नहीं है, कॉन्शियस है, चैतन्य है।
या तो मन ऐसा कर लो, पर उसमें साधना लगती है, समय लगता है ना। तो तब तक के लिए यही कर लो कि ये जो विस्फोट है, ये जो एक्सप्लोजन है, ये जो केमिस्ट्री है, जो होती तब है जब दो केमिकल्स अगल बगल आ जाते हैं बिल्कुल, उसको रोक दो केमिकल्स को थोड़ा दूर करके। और शायद अभी कोई तात्कालिक तरीका नहीं है। नहीं तो तुम कितना भी ज्ञान ले लो, ये सारा ज्ञान हीटर के सामने विफल हो जाना है। यहां से कितना भी तुम लिख पढ़ के चले जाओ, ये बात मुस्कुराने भर की नहीं है, ये हम सबके जीवन की त्रासदी है। कैसा भी ज्ञान हो, वो मैदान में साथ छोड़ देता है। क्योंकि ज्ञान बारीक चीज होती है। ज्ञान ऐसा होता है जैसे बीज डाल दिया मिट्टी में, उसको मजबूत तना बनने में भाई लगेंगे 5-10 साल। तब होगा कि कोई उस पर लात मारे, मुक्का मारे, यहां तक कि कोई धारदार चीज भी मार दे तो वो आसानी से कटने मिटने वाला नहीं है। तब तुम्हारी चेतना का मजबूत दरख्त तैयार हो जाता है जो आसानी से हवाओं वगैरह से उखड़ नहीं जाता। उतना होने में वक्त लगता है। उससे पहले तो यही है कि अगर नन्हे पौधे को बचाना है तो बकरी को दूर रखो। हाँ, जब वो विशाल वृक्ष बन जाएगा तब बकरी को दूर रखने की जरूरत नहीं है, तब तो बल्कि वो बकरी को पनाह दे सकता है। पर जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि गाय, बकरी, भैंस, उसका आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तब तक तो यही बेहतर है कि बीज और गाय, बकरी, भैंस के बीच में जरा दूरी बनाओ, एक बाड़ लगाओ। अगर हालत तुम्हारी ये है कि सुबह शाम वहीं काम कर रहे हो अगल बगल, तो मैं तुम्हें सलाह दे तो सकता हूं कई तरीके की, विधियां बता दूंगा, युक्तियां, मेथड्स, ट्रिक्स। ज्यादा संभावना यही है कि सब फ्लॉप हो जाना है और इल्जाम मेरे ऊपर और आ जाएगा। कहेंगे बहुत सीख दे के भेजा था, ये लो। 3 दिन शिविर किया, चौथे दिन यहां आए और तीस दिसंबर को भी गरम हो गए। आचार्य जी ने बड़ी शीतलता में ट्रेनिंग देकर भेजा 3 दिन, और चौथे दिन खंबा फिर गरम। तो ऐसे बात बनने नहीं वाली, तुम बेटा दूर हो जाओ। और अगर दावा ये हो कि प्रेमात्मिक है, कहानी रूहानी है, तो फिर तो मुझसे क्या किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो मामला जूलियट और रोमियो का है, हीर और रांझा का है। उसमें कोई तीसरा बीच में आ ही नहीं सकता। फिर तो लगे रहो। पर वैसा मामला लग तो नहीं रहा मुझे। तुम्हें लग रहा है? छोड़ो फिर। अगर जो आपने दूसरा तरीका बताया जिसमें समय बहुत लगेगा, उसके लिए पहले दूर जाना पड़ेगा। उसके लिए भी पहले थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी बना करके अपना भीतर से फौलाद तैयार करना होगा।
पौधे को बड़ा होने का और ताकत अर्जित करने का मौका देना होगा। तुम किसी के साथ रहते हो, तुम्हें रोज पीटता है, बड़ा दब दब। अब तुम्हें उससे अगर जीतना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? उससे दूर जाना होगा ना, क्योंकि वो आए दिन तुम्हारी हाथ पांव तंगड़ी पसड़ी सब तोड़ता रहता है। उसके पास रहोगे तो मजबूती कैसे पाओगे? तो पहला काम तो ये करो कि दूर चले जाओ। फिर दूर जाओगे तब जाके अपनी सेहत पर तुम कुछ काम कर सकते हो ना। फिर सेहत बना के फिर वापस आना और सामने खड़े जाना, कहना अब आ बेटा। पर जो तुमसे इतना ज्यादा मजबूत हो कि रोज ही तुम्हें पछाड़ देता हो, जिसके सामने तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन सब बिल्कुल विकल विफल हो जाते हो, उसके सामने ही खड़े रहोगे तो तुम में ताकत पैदा कैसे होगी? दूर हो जाओ, ताकत पैदा कर लो, फिर आकर के कुश्ती कर लेना। फिर नहीं हारोगे, फिर एक क्या कईयों से नहीं हारोगे। उसके बाद मालिक रहोगे अपने। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आंखों में कुछ दृश्य आया, हवा पे कुछ गंध तैरती हुई आई, कानों में कुछ झंझनाती स्वर लहरियां पड़ी और बच्चों बहक गए। और होता क्या है? जिसको तुम इश्क कहते हो वो और क्या होता है? किसी की खुशबू, किसी की अदाएं, किसी की बालियां, किसी की चोलियां। यही तो है। ये ना हो तो कौन सा इश्क? किसी की खनखनाती हुई हंसी, किसी की चितवन, किसी की लटें, किसी की जुल्फें। ये सब क्या है? ये इंद्रियों पर हो रहे आक्रमण है। तुम ऐसे गोलू हो कि आक्रमण को आमंत्रण समझ बैठते हो। बड़े खास लोग हैं हम। आक्रमण को आमंत्रण समझना माने कि जैसे तुम्हें पीटा जा रहा हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सम्मान बढ़ाया जा रहा है। वो तुम्हें पीटा जा रहा है। वो लट, वो हट, वो सब तुम्हारा मन बहलाव करने के लिए नहीं है। वो सबसे तुम्हारा मनोरंजन नहीं हो रहा है। लगता तुम्हें ऐसा ही है कि देखो बड़ा सुख मिल रहा है, आहा हा, क्या भीनी भीनी सुगंध है, क्या मनभावन छवि है। पर वो सब तुम्हारी आंतरिक पिटाई चल रही है। बड़ा पहलवान टुइया सिंह को उठा उठा के पटक रहा है बार बार। तुम टुइया सिंह हो। और जो सामने है वो दिखने में भले ही दुबली पतली सी हो, और गांवा पहलवान है। सूक्ष्म बात है, समझना। तुम समझते हो कि तुम बड़ी पहलवानी करते हो, जिम जाते हो, तुमने डोले शोले बना लिए हैं। कुछ नहीं, ये सब ऊपर ऊपर से हैं तुम्हारे डोले शोले। अंदर ही अंदर तुम टुइयां ला लो। जरा सा तुम पर रूप, यौवन, छवि का धक्का लगता है, तुम झट से गिर पड़ते हो। ये मजबूती की निशानी है, कमजोरी की? तो कमजोर को टुइयां नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? आंखें चार हुई नहीं कि तुम बेजार हुए, एकदम हिल गए।
और सामान्यतः कोई आदमी अगर पिटता है तो उसमें इतनी अकल तो होती है कि जान जाता है कि उसकी पिटाई हो रही है। इन मामलों में तो अब तुम्हारी पिटाई होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बड़ी खातिरदारी हो रही है। हो पिटाई ही रही होती है, लेकिन ये बात जाहिर कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद होती है। फिर पिटी पिटी शक्ल लेके हम इधर उधर घूमते हैं। कोई कहता है आत्महत्या करनी है, कोई कहता है जिंदगी खराब हो गई, कोई कहता है जिसने मुझे धोखा दिया मुझे उसकी हत्या करनी है। तुम कैसे मुस्काए? कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, ऊपर ऊपर जो दिखाई पड़ता है उसके पीछे क्या चल रहा है ये समझने की ताकत पैदा करो। कौन किस पर हावी है ये सिर्फ इस बात से नहीं पता चल सकता कि किसकी रस्सी किसके हाथ में है, कौन किस पर चढ़ा हुआ है। एक आदमी सरपट अपने घोड़े पर भागा चला जा रहा था, और क्या मस्त अरबी घोड़ा, थक 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 तड़पक तड़पक तड़पक, हवा बना हुआ था। तो भागते भागते ऐसे ही गुजरा एक कस्बे से, तो लोगों ने कहा मियां कहां इतनी तेजी से उड़े जा रहे हो? तो बोला यही बात तो बार बार इस घोड़े से पूछ रहा हूं। तुम चढ़े हुए हो किसी पर, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि तुम मालिक हो। चढ़ तो तुम जाते हो, उसके बाद क्या होता है वो तय करता है जिस पर तुम चढ़ गए हो। चढ़े तो मियां अपनी मर्जी से ही होंगे, घोड़े ने आके जबरदस्ती तो करी नहीं होगी कि एला मैं थोड़ा साइड झुका जाता हूं, एला मैं दीवार से लग के खड़ा हो जाता हूं, तो दीवार पे चढ़ के बैठ जा मन पे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। मियां बड़े सूरमा बन के चढ़े होंगे, आज चढ़ी गया मैं घोड़े पर या घोड़ी पर। हिंदुस्तान में तो घोड़ी पे ज्यादा रिवाज है। उसके बाद घोड़ी ने जो हवा से बातें करी हैं, देखने वालों को लग रहा है मियां बड़े घुड़सवार हैं, अंदर की बात मियां ही जानते हैं कि कौन किस पे सवार है। जो अंदर की बात है उसको जानना सीखो। ऊपर ऊपर जो है वो 100% झूठ है। जो कुछ भी तुमको पहली मर्तबा दिख जाता हो उसको तो यूं ही खारिज कर दिया करो कि तत्काल प्रकट हो गया, इतना प्रत्यक्ष दृश्य है, झूठ ही होगा। जरा भीतर जाकर के देखा करो, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, जरा खोजी का चित्त रखो। नहीं है चीजें वैसी जैसी दिखाई पड़ती हैं, नहीं है दुनिया वैसी जैसी तुम्हें
प्रकट होती है, और चीजें तो वैसी दिखाई भी नहीं पड़ती जैसी कि वो चीज भी है। खास तौर पर इंसान तो दिखाई भी तुम्हें वैसे पड़ते हैं जैसे वो चाहते हैं कि तुम उन्हें देखो। कहते हो कि कोई देवी जी हैं जो तुमको बहुत भा गई हैं, ये तुम्हें तभी दिखाई पड़ती होंगी ना जब पूरा साज श्रृंगार इत्यादि करके तुम्हारे सामने पड़ती होंगी। तो व्यक्तियों का भी हमने कभी प्राकृतिक रूप भी कहां देखा, उनका भी हम वही रूप देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। ठीक, खास तौर पे अगर व्यक्ति युवा हो तो उसमें बड़ी ही वृत्ति रहती है अपना एक बहुत विज्ञापित, बड़ा आकर्षक, बड़ा मन भावन रूप ही दूसरों को दिखाना। दुनिया की कुल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का आकार जानते हो? हैरान रह जाओगे। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पागल हो जाओगे ये जान के। उस इंडस्ट्री का कुल इस्तेमाल क्या है? यही तो कि गामा पहलवान को और गामा बना दिया जाए ताकि टुइया को वो और फूंक में उड़ा दे। पहली बात तो प्रकृति में भी सत्य होता नहीं, और दूसरी बात, जहां तक ये नर नारी के खेल का सवाल है, तुम्हें लोग अपने प्राकृतिक रूप में भी कभी दिखाई देते नहीं। और जब तुम्हें दिखाई देते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। जो लोग तुमको बहुत आकर्षक लगते हैं, एक बार को कल्पना करना वो तुम्हारे सामने बिना ग्रूमिंग के आ जाएं, तो तुम्हारे आकर्षण का क्या होगा? ग्रूमिंग समझते हो? तुम्हारे सामने बिल्कुल सावधानी के साथ झाड़ पोंछ करके एक नयनाभिराम छवि रख दी जाती है, जिसमें किसी भी ऐसी चीज के लिए जगह नहीं होती जो मन को और इंद्रियों को सुख न देती हो। वो सब बातें दबा दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं, प्रकट नहीं होने दी जाती। वो प्रकट हो भी जाएं तो मैं कह रहा हूं प्रकृति भी सत्य नहीं है। लेकिन यहां तो हमारे सामने जो छवि आती है वो प्राकृतिक तो नहीं ही है, पूरी तरह से कृत्रिम है। जब इन सब चीजों से थोड़ी दूरी बना पाओगे, जब अभी दिमाग पर जो माया जाल छाया हुआ है उससे थोड़ा हटकर देख पाओगे, तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि कोई भी इंसान इन सब बातों में कैसे फंसता है। पूरी प्रक्रिया साफ साफ दिखाई देगी। साफ दिखाई देगा, अच्छा इस कदम पर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे पूरा एक एल्गोरिदम हो। इससे आशय मेरा ये नहीं है कि तुम फंस रहे हो तो
आवश्यक है कि किसी ने फंसाया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी और ने साजिश करके फंसाया है तुमको। हम फंसने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि जहां जाल ना हो वहां हम खुद ही जाल बुन लेते हैं। कि जैसे कोई चूहा फंसने के लिए इतना बावला हो कि वो अपने लिए खुद ही चूहेदानी का निर्माण भी कर ले। काम वासना से ज्यादा सुख की आशा कोई नहीं देता ना। लेकिन इस बात पर कम लोग गौर करते हैं। जहां तुमको काम वासना के पूरे होने की उम्मीद हो और वहां वो पूरी ना हो रही हो, तो फिर जो फ्रस्ट्रेशन और हताशा उठती है वो बहुत बहुत तीव्र होती है। वो इतनी तीव्र होती है कि उसकी लहर में लोग हत्या तक कर जाते हैं। जिसको एक बार ये इच्छा और आशा पैदा हो गई कि उसकी वासना को पूर्ति मिलने जा रही है और फिर न पूरी हो, तो वो व्यक्ति खुद भी अवसाद में जा सकता है, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरे पर भी हमला करके उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वो पागल हो जाता है, बिल्कुल अंधा। जैसे कुत्ते को हड्डी दिखा दी गई हो, या तो उसे हड्डी दिखाई ना जाती, पर अब उसको हड्डी दिखा दी, उसके नथनों में मांस की और खून की गंध पहुंच गई है। अब वो बौरा आ जाएगा, पागल हो जाएगा। कुत्ते को हड्डी सूंघा के फिर उससे तुमने अगर हड्डी छीनी तो बहुत काटेगा। ये जो सारा डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, मायूसी है, ये उठती ही एक झूठी आशा की बुनियाद पर है। झूठी आशा बहुत तीव्र होती है। उसके आगे ज्ञान ध्यान सब विफल हो जाते हैं। उसके आगे सिर्फ उनकी चलती है जिन्होंने बहुत अनुशासन के साथ, बहुत संकल्प के साथ अपने आप को तैयार किया होता है जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए। सिर्फ वो जीतते हैं, बाकी सब को तो धोबी पाट।